वेलकम लर्नर्स, मैं रूपाली गुप्ता, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक लखनऊ से आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी आज की क्लास का टॉपिक प्रोटोटाइप फ़िल्टर्स, स्पेशली लो पास फ़िल्टर। ये टॉपिक बीटी यूपी के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं संबंधित ब्रांचेस के फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट नेटवर्क फ़िल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन की यूनिट 3 को बिलोंग करता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि प्रोटोटाइप फ़िल्टर है क्या, उसके कितने प्रकार हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे कि प्रोटोटाइप लो पास फ़िल्टर किस तरह से काम करता है। फिर हम उसकी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और एनालिसिस के लिए हम पहला कर्व जो समझेंगे वो है कर्व फॉर रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन इज़ कर्व फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कर्व हम देखेंगे फॉर अटेन्युएशन एंड फेज कांस्टेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट चीज़ जो हम समझेंगे वो है डिज़ाइन इक्वेशंस, यानी हम फ़िल्टर को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ जो हम समझेंगे या पढ़ेंगे वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहली चीज़ प्रोटोटाइप फ़िल्टर क्या है। तो जैसा आप देख सकते हैं एक इक्वेशन लिखी हुई है Z1 Z2 इज इक्वल टू K इज इक्वल टू R0 स्क्वायर, यानी कि Z1 जो कि यहाँ पे सीरीज आर्म इम्पीडेंस है और Z2 शंट आर्म इम्पीडेंस है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है K। ये कांस्टेंट K या दूसरा कांस्टेंट है R0 स्क्वायर। ये R0 स्क्वायर को हम कहते हैं डिज़ाइन इम्पीडेंस ऑफ द फिल्टर। तो प्रोटोटाइप फिल्टर में Z1 Z2 इज इक्वल टू होता है R0 स्क्वायर। ये R0 या K ये दोनों ही एक रियल नंबर हैं जो कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रोटोटाइप फ़िल्टर कितने तरह का होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से फ़िल्टर्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, टी या पाई। दूसरा हम फ़िल्टर्स को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चार तरह में डिवाइड कर सकते हैं, लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप। तो इस आधार पर प्रोटोटाइप फ़िल्टर के चार टाइप हो गए। प्रोटोटाइप लो पास टी एंड पाई फ़िल्टर, प्रोटोटाइप हाई पास टी एंड पाई फ़िल्टर, नेक्स्ट प्रोटोटाइप बैंड पास टी एंड पाई फ़िल्टर, और नेक्स्ट प्रोटोटाइप बैंड पास बैंड स्टॉप टी एंड पाई फ़िल्टर। अब ये सर्किट डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटोटाइप फ़िल्टर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला सर्किट जो दिख रहा है ये और ये, दीज आर प्रोटोटाइप लो पास फ़िल्टर्स। नेक्स्ट वन प्रोटोटाइप हाई पास फ़िल्टर्स। ये सर्किट है फॉर प्रोटोटाइप बैंड पास फिल्टर और ये है प्रोटोटाइप बैंड स्टॉप फिल्टर। अब दो सर्किट क्यों बने हुए हैं, तो एक टी कॉन्फ़िगरेशन है और एक पाई कॉन्फ़िगरेशन है। तो टी और पाई कॉन्फ़िगरेशन में लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप चार तरह के फिल्टर्स को हमने 8 कॉन्फ़िगरेशन में डिज़ाइन किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोटाइप फ़िल्टर की एनालिसिस। तो सबसे पहला कर्व हम डिस्कस करेंगे। ये कर्व है कर्व फॉर रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो एक सर्किट पहले लेना पड़ेगा। चूँकि हम लो पास फिल्टर स्टडी कर रहे हैं तो हम एक लो पास फिल्टर लेके, लो पास फिल्टर के लिए फिल्टर में सबसे पहले लगाएंगे इंडक्टर और फिर शंट आर्म में लगाएंगे कैपेसिटर। इसका मान ले लेते हैं L/2, दीज आर सीरीज इम्पीडेंसेस एंड शंट आर्म में हो गया C। तो ये एक लो पास फिल्टर है जिसकी एनालिसिस हमें करनी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ Z1 ये हो गया, इट इज़ Z1 और इट इज़ Z2। तो Z1 का मान हमने लिया है j⍵L और Z2 का मान लिया है 1/j⍵C। तो हमें पहली चीज़ जो फाइंड करनी है दैट इज़ डिज़ाइन इम्पीडेंस। डिज़ाइन इम्पीडेंस यानी कि R0 या फिर K। तो हमने अभी देखा था Z1 Z2 इज इक्वल टू होता है Z2 इज इक्वल टू R0 स्क्वायर। Z1 का मान डालिए j⍵L, Z2 का मान डालिए 1/j⍵C, कैंसिल आउट करिए, जो लास्ट में बचेगा दैट विल बी R0 इज इक्वल टू √L/C। तो पहली चीज़ हमें मिल गई R0। नेक्स्ट अब हमें फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स
रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इसके लिए चूंकि हमें टी नेटवर्क में पता है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस की जो इक्वेशन होती है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस, दैट इज -x1² / 4 + x1 x2। इसमें से अगर हम x1 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x1 + x2, x1/4 + x2, ये हो गया -√। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा कि ये जो टर्म है ये ज़्यादा डोमिनेटिंग टर्म है। तो हमें इस टर्म का ग्राफ अगर कर्व हम फाइंड आउट कर लें तो हमें z का ग्राफ रिएक्टेंस के टर्म में मिल जाएगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है। सबसे पहला आपको ग्राफ दिख रहा होगा x1 चूँकि ओमेगा एल के बराबर होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये, तो इसका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट ग्राफ है फॉर x2, ये कर्व चूंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसलिए हमेशा निगेटिव रहेगा। अब हमें अगला टर्म चाहिए यहाँ से x1/4, तो x1/4 ये x1 का ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया x1/4 का, ये वाला ग्राफ, ये x1/4। अब हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए x1/4 + x2, यानी कि ये कर्व और ये कर्व, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक नया कर्व बनेगा। वो कर्व स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस कर्व में आपको खास बात दिख रही होगी, दिस कर्व इज फॉर x1/4 + x2। कर्व में आपको खास बात दिख रही होगी कि ये कर्व निगेटिव वैल्यू से शुरू हुआ, 0 पे गया और फिर पॉजिटिव वैल्यू पे जा रहा है। तो जब ये निगेटिव वैल्यू पे जा रहा है, दैट इज f इज लेस देन fc, ये देखिए fc है, जब इसका मान f का मान fc से कम है तो ये कर्व निगेटिव है, और जब f का मान fc के बराबर है तो इसका मान 0 है, और जब f ग्रेटर देन है fc तो इसका मान पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में अगर इन दोनों टर्म्स का साइन सेम है, या पहले लेते हैं अपोजिट, तो अगर x1 पॉजिटिव है और ये टर्म निगेटिव है तो ये दोनों मिलकर निगेटिव हो जाएंगे, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि z का मान क्या हो गया, रियल। अब अगर इसका साइन निगेटिव है और इसका साइन भी निगेटिव है, यानी दोनों का सेम साइन है, तो ये दोनों मिलके हो गए पॉजिटिव और ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके हो गया निगेटिव, यानी कि z0 का मान क्या हो गया, इमेजनरी। नेक्स्ट चीज़, ये अगर ये टर्म 0 हो जाता है तो z0 का मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो कंडीशन है ये पास बैंड, इसमें z0 का मान रियल होता है, ये स्टॉप बैंड, इसमें z0 का मान इमेजिनरी होता है, और ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ z0 का मान इक्वल टू 0 होता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे fc फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा कि x1/4 + x2 इज इक्वल टू मस्ट बी 0। x1 का मान रखिए ओमेगा एल और x2 का मान रखिए 1/ओमेगा c, और इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और ओमेगा इज इक्वल टू रखिए 2πfc, तो आपको इक्वेशन मिलेगी fc इज इक्वल टू 1/π√LC। तो इस तरह से आपको fc का मान मिल गया और पहला कर्व ड्रॉ हो गया, रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कर्व जो हमें डिज़ाइन करना है या ड्रॉ करना है, दैट इज़ कर्व फॉर z0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी कि इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो हम सभी जानते हैं कि टी नेटवर्क में ZOT इज इक्वल टू होता है -x1² / 4 + x1 x2। तो इसको अगर हम z के टर्म में लिखेंगे तो ZOT इज इक्वल टू होता है √Z1² / 4 + Z1 Z2। इसमें हमें मालूम है Z1 इज इक्वल टू है j⍵L, Z2 इज इक्वल टू 1/j⍵c। ये दोनों वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे तो हमें मिलेगा √L/c ब्रैकेट में
1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई 4। अब हमें मालूम है दिस टर्म इज इक्वल टू आर नॉट, ठीक है, और ओमेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 4 अपॉन एल सी। जब आप इस टर्म में इसको पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जेड नॉट इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पाई एफ और 2 पाई एफ सी, तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी जेड ओ टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 माइनस एफ अपॉन एफ सी का होल स्क्वायर। अब हम कर्व प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन की मदद से। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे एफ इज इक्वल टू 0, तो हमें मिला जेड नॉट इज इक्वल टू आर नॉट। तो कर्व ड्रॉ करने पे देखिए इट इज एफ इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट हो गया और इस पॉइंट पर हमें वैल्यू मिल रही है आर नॉट। नेक्स्ट हमने वैल्यू पुट करी एफ इज इक्वल टू एफ सी, तो हमें कर्व में मान मिला जेड नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमने पुट करा एफ इज इक्वल टू एफ सी और हमें मान मिला 0। यहाँ से यहाँ तक कर्व को जोड़ दिया गया। इट इज कर्व फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इन पास बैंड। तो ये हो गया जेड नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व। अब आते हैं टी, ये टी सेक्शन के लिए था, यहीं से हम पाई सेक्शन का भी निकाल सकते हैं। पाई सेक्शन में ये रिलेशन होता है बिटवीन टी सेक्शन एंड पाई सेक्शन। तो अगर इस इक्वेशन में जेड ओ टी का मान इस इक्वेशन से उठाकर हम डाल देंगे तो हमें मिलेगा जेड ओ पाई इज इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ अपॉन एफ सी का होल स्क्वायर। अब हम फिर पहले की तरह एफ इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा जेड ओ पाई इज इक्वल टू आर नॉट, और फिर हम पुट करेंगे एफ इज इक्वल टू एफ सी तो हमें मिलेगा जेड ओ पाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो पाई नेटवर्क में पहला मान 0 पर हमें मिलता है आर नॉट और एफ सी पर मिलता है इन्फिनिटी। तो ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर इन दोनों कर्व को जोड़ दिया जाए तो आपको ये वाला कर्व दिखाई देगा। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, जिसमें ये टी नेटवर्क का ग्राफ है और ये पाई नेटवर्क का ग्राफ है। अब आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है वैसे वैसे जेड नॉट का मान भी चेंज हो रहा है, जो कि कभी कभी डिज़ायरेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जेड नॉट का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ किस प्रकार से हो रहा है। नेक्स्ट कर्व जो हमें ड्रॉ करना है दैट इज़ फॉर अटेनुएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये टी नेटवर्क की इक्वेशन है। अब यूनिट 2 में ऑलरेडी टी नेटवर्क की एनालिसिस कर चुके हैं, तो वहाँ से आपने ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट का एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया होगा, cos h गामा इज इक्वल टू 1 प्लस Z1 अपॉन 2Z2। Z1 हमें पता है, हमने सर्किट में ले रखा है जे ओमेगा एल, Z2 हमने ले रखा है 1 अपॉन जे ओमेगा सी, और गामा प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है अल्फा प्लस जे बीटा, where alpha is an attenuation constant and beta is propagation constant। तो इस इक्वेशन में हम ये सभी मान पुट कर दें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी cos h अल्फा प्लस जे बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाय 2। इस इक्वेशन को एक्सपैंड कर लेते हैं cos a प्लस बी से, तो फॉर्मूला हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, और उसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगी। पहली इक्वेशन मिलेगी cos h अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई 2, ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी sin h अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन से हमें दो मान प्राप्त हो सकते हैं। नीचे वाली इक्वेशन को ही ले लीजिए, तो नीचे वाली इक्वेशन से sin h अल्फा इज इक्वल टू 0 और sin बीटा इज इक्वल टू 0, तो हमें दो मान प्राप्त होंगे। पहला अल्फा इज इक्वल टू 0 और दूसरा मान हमें मिलेगा बीटा इज इक्वल टू n पाई। अगर हम n इज इक्वल टू 1 चूज़ करते हैं
तो हम इसको मान सकते हैं इट इज़ इक्वल टू पाई। अब हमारे पास ये दो मान हो गए, पहला अल्फा इज इक्वल टू 0 और दूसरा बीटा इज इक्वल टू पाई। अब इसमें से किसको पास बैंड में रखें और किसको स्टॉप बैंड में? तो पहला मान जो है अल्फा इज इक्वल टू 0, हम सभी जानते हैं पास बैंड में अटेन्युएशन 0 होता है। जब पास बैंड में अटेन्युएशन 0 होता है तो इसका मतलब है कि हम अल्फा इज इक्वल टू 0 को यूज़ करेंगे फॉर पास बैंड। तो पास बैंड में हमने यूज़ किया अल्फा इज इक्वल टू 0, तो बीटा का मान क्या होगा? बीटा का मान फाइंड आउट करने के लिए अब हम इक्वेशन यूज़ करेंगे 1। इक्वेशन 1 में आप पुट करिए अल्फा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको मिलेगा कॉस बीटा। कॉस बीटा का मान हमको यहाँ से प्राप्त होगा कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एफ अपॉन एफ सी का होल स्क्वायर, यानी कि बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एफ अपॉन एफ सी का होल स्क्वायर। तो दो मान हो गए पास बैंड में, पहला अल्फा इज इक्वल टू 0 और दूसरा बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एफ अपॉन एफ सी का होल स्क्वायर। ये कर्व देखिए, कर्व में अभी हमने पहली चीज़ केवल यहाँ डिस्कस की है, अल्फा इज इक्वल टू 0। इन द पास बैंड अल्फा इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फेज कांस्टेंट। तो अभी हमने फाइंड आउट किया था पास बैंड में अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एफ ट्वाइस ऑफ एफ अपॉन एफ सी का होल स्क्वायर। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है बीटा इज इक्वल टू पाई, ये मान था। इस मान को जब हम कॉस की इक्वेशन में डालेंगे तो हमें मिलेगा, इक्वेशन थी हमारे पास कॉस एच अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई 2। इस इक्वेशन में हम जब पुट करेंगे बीटा इज इक्वल टू पाई तो हमको अल्फा का मान मिलेगा कॉस एच इनवर्स 2 एफ अपॉन एफ सी का होल स्क्वायर माइनस 1। तो हमें दो मान फिर मिल गए। अल्फा का एक मान हम पहले ही निकाल चुके थे, अल्फा इज इक्वल टू 0, और दूसरा मान अल्फा इज इक्वल टू दिस वन। बीटा का एक मान हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है, बीटा इज इक्वल टू पाई, और बीटा का एक मान हम पीछे निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू दिस वन एंड बीटा इज इक्वल टू दिस वन। तो हमने स्टॉप बैंड में कंसिडर किया है बीटा इज इक्वल टू पाई, और पास बैंड में कंसिडर किया है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एफ अपॉन एफ सी का होल स्क्वायर। हमने अल्फा के दो मान निकाले, अल्फा इज इक्वल टू 0 इन पास बैंड एंड अल्फा इज इक्वल टू कॉस एच इनवर्स 2 एफ अपॉन एफ सी का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ग्राफ में देखिए पहला हो गया अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर पास बैंड, ये कर्व आया फॉर स्टॉप बैंड, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू कॉस एच इनवर्स 2 एफ अपॉन एफ सी का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ ग्राफ में आपको दिख रहा होगा पास बैंड में अटेन्युएशन बिल्कुल 0 है और स्टॉप बैंड में अटेन्युएशन धीरे धीरे बढ़ रहा है टुवर्ड्स इन्फिनिटी, जो कि हमारे लिए डिज़ायरेबल चीज़ है। नेक्स्ट प्रोपोगेशन फेज कांस्टेंट देखते हैं। फेज कांस्टेंट पास बैंड में धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू स्टॉप बैंड में अचीव कर रहा है, दैट इज बीटा इज इक्वल टू पाई। तो ये दोनों कर्व हो गए फॉर अटेन्युएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंड वन इज फेज कांस्टेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं डिज़ाइन इक्वेशंस, क्योंकि जब भी हमें फ़िल्टर स्टडी करना है तो उसकी डिज़ाइन भी करनी है। डिज़ाइन करने के लिए हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए कि हम किस तरह का फ़िल्टर, किस तरह से कौन से कंपोनेंट्स लगाएं, कितनी वैल्यू का कंपोनेंट लगाएं जिससे कि हमारा फ़िल्टर डिज़ाइन हो सके। तो हमारे पास पहली इक्वेशन जो हमको पता है ऑलरेडी, डिज़ाइन इम्पिडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन सी।
दूसरी इक्वेशन जो हमें पता है दैट इज़ एफ सी इज इक्वल टू 1/π√LC, यानी हमें दो चीज़ें मालूम हैं, एक डिज़ाइन इम्पिडेंस पता है, दूसरा हमें कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी पता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिज़ाइन इम्पिडेंस दो चीज़ें मालूम हैं। अब हमें फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए हम कंपोनेंट्स कौन से लगाएंगे। तो पहले हमें मिला L और फिर हमें मिला C। ये दो इक्वेशन हमने ऊपर वाली इक्वेशन 1 और 2 की मदद से ही निकाली है। ये चार इक्वेशंस में से कोई भी दो अगर आपको पता है, या तो आपको 3 और 4 दिया गया है, यानी आपको L और C की वैल्यू बताई गई है और कहा गया है डिज़ाइन इम्पिडेंस फाइंड करिए, कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी फाइंड करिए, तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। और उल्टी बात कही गई है, आपको डिज़ाइन इम्पिडेंस बताया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी बताई गई है और आपसे कहा गया है L और C पता करिए, तो भी आप पता कर सकते हैं। तो ये चार इक्वेशन की मदद से हम फिल्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक लो पास प्रोटोटाइप फिल्टर डिज़ाइन करना है। इस फिल्टर में कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस या डिज़ाइन इम्पिडेंस कितना दिया है, 600 ओम, यानी R0 इज इक्वल टू 600 ओम। सेकेंड दिया हुआ है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी FC ऑलरेडी दिया हुआ है 940 हर्ट्ज़। तो ये दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, अब आपको फाइंड आउट करना है L और C। तो हिंट मैंने आपको आंसर दिए हुए हैं, आप T सेक्शन के लिए और पाई सेक्शन दोनों के लिए ही आप निकाल सकते हैं। तो T सेक्शन के लिए L का मान निकलेगा 0.101 हेनरी और C का मान आएगा 0.564 माइक्रोफैरड। तो आप T सेक्शन ऐसे डिज़ाइन करेंगे इस तरह से, और पाई में आप ऐसे लगाएंगे, C पैरेलल में 2 लगेंगे। तो इस तरह से आप T और पाई को डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी किसी भी चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो फ़ायदे और नुकसान प्रोटोटाइप फ़िल्टर के क्या हैं, क्यों हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं या क्यों हम इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका जो है इजी टू डिज़ाइन, बहुत ईजी है। कंपोनेंट्स दो ही यूज़ हो रहे हैं, या तो L या C, उनके बीच का रिलेशन भी बहुत ईजी है, Z1 Z2 इज इक्वल टू R0 स्क्वायर। तो डिज़ाइनिंग बहुत ही ईजी है। सेकेंड इसका एडवांटेज है फ़िल्टर अटेनुएशन इन स्टॉप बैंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपने अटेनुएशन का कर्व देखा था, ये अल्फा इज इक्वल टू था 0 टिल FC यानी पास बैंड में, उसके बाद ये ऐसे जा रहा था, ऐसे टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये था स्टॉप बैंड, ये था पास बैंड। तो आप देख सकते हैं कर्व में कि अटेनुएशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जो कि डिज़ायरेबल है। स्टॉप बैंड में इनफाइनाइट अटेनुएशन होना चाहिए और पास बैंड में 0 अटेनुएशन होना चाहिए, जो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हमको मिल रही हैं। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज, क्या नुकसान है। तो सबसे पहला नुकसान जो है वो इसी कर्व में दिख रहा है। इस कर्व में आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। हमें कैसा ग्राफ चाहिए, हमें ग्राफ चाहिए ऐसा, ये अचानक से ये इस तरह से बढ़ जाए, ऑल ऑफ सडन अल्फा इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए, जो कि नहीं हो रहा है। ये बहुत धीरे धीरे अपनी वैल्यू ऐसे ले जा रहा है, तो ये एक नुकसान है। दूसरा इसका जो ये नुकसान है वो आता है Z0 के कर्व में। Z0 का कर्व अगर आपको ध्यान होगा तो ऐसे आता है, R0 से वैल्यू FC पर हो जाती है 0, F और इधर पे Z0। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बदल रही है वैसे वैसे Z0 का मान भी चेंज हो रहा है, जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग M डिराइव फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। M डिराइव फ़िल्टर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस में वेरिएशन आ रहे हैं इनको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब आपने आज जो भी पढ़ा है उसके बेस पर आप किन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिज़ाइन अ T सेक्शन प्रोटोटाइप फ़िल्टर, ड्रॉ इट्स रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी प्रोटोटाइप फ़िल्टर क्या है
उसको डिज़ाइन करिए, उसका रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ ऑफ अटेन्यूएशन एंड फेज शिफ्ट वर्सेस फ्रीक्वेंसी फॉर अ टी सेक्शन हाई पास फिल्टर। हमने लो पास पढ़ा अभी, लेकिन हम डिज़ाइन किसकी करने की बात कर रहे हैं, हाई पास की। तो लो पास में हमने सर्किट लिया था ये, लेकिन हाई पास में यही सर्किट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये और ये। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे Z1 है ओमेगा जे ओमेगा एल और Z2 है 1/j ओमेगा सी। लेकिन हाई पास फिल्टर में ये बदल के हो जाता है, Z1 इज इक्वल टू 1/j ओमेगा सी एंड Z2 इज इक्वल टू j ओमेगा एल, यानी जस्ट इंटरचेंज। तो आप जो भी आपने एनालिसिस अभी करी, जो भी फॉर्मूले आपने डाले, जो भी डेरिवेशन आपने किया, सिर्फ उसमें Z1 Z2 का मान बदल दीजिए। लो पास फिल्टर की एनालिसिस से एनालिसिस हाई पास फिल्टर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपको सारे कर्व भी मिलने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिज़ाइन अ टी एंड पाई सेक्शन प्रोटोटाइप फिल्टर with FC is equal to 12 किलोहर्ट्ज एंड R0 is equal to 500 ओम। तो मैंने आपको 4 डिज़ाइन इक्वेशंस बताई थी। ये डिज़ाइन इक्वेशंस में आपको पहली और दूसरी इक्वेशन दी हुई है, यानी R0 दिया हुआ है और FC दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि L फाइंड करिए और C फाइंड करिए, और L और C की वैल्यू आप R0 और FC के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और इससे फिर आप सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। दीज आर द रेफरेंसेस फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में आपने सीखा प्रोटोटाइप फ़िल्टर क्या है, प्रोटोटाइप फ़िल्टर किस तरह का होता है, प्रोटोटाइप फ़िल्टर की एनालिसिस की। एनालिसिस में हमने कर्व ड्रॉ किए, रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एंड देन अटेन्यूएशन कांस्टेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फेज कांस्टेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। और हमने देखा कि इन कर्व से हम आइडेंटिफाई कर पाए कि फ़िल्टर, प्रोटोटाइप फ़िल्टर के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, प्रोटोटाइप फ़िल्टर को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर हमने डिज़ाइन इक्वेशंस देखी, जिससे कि प्रोटोटाइप फ़िल्टर को हम कैसे डिज़ाइन कर पाएंगे। अगर हमें कुछ दिया हुआ है, डिज़ाइन इम्पीडेंस दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम कैसे फ़िल्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं, L और C का मान कैसे निकाल सकते हैं। या हमें कोई एक फ़िल्टर दिया हुआ है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका डिज़ाइन इम्पीडेंस क्या है। तो उल्टी चीज़ें भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।